नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बता दें कि मकर संक्रांति का पर्व बेहद ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आज सुबह 4 बजे से बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़नी शुरू हो गई है। मंदिर के महंत योगी आदित्यनाथ की ओर से नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाने के बाद शुरू हुआ खिचड़ी चढ़ाने का सिलसिला और अभी कई हफ्तों तक चलेगा। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए दूर दूर से लोग इस समय गोरखनाथ मंदिर में आए हुए हैं। बाबा गोरखनाथ जी के दर्शनों के लिए देश के कोने कोने और दूर दराज जगहों से लोग यहां पर आए हैं और सभी का मानना है कि गुरु गोरखनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए भक्त दूर दराज से बाबा के दरबार पहुंचते हैं, खिचड़ी चढ़ाते हैं और ये सिलसिला हर साल चलता रहता है। बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सबसे अपील है कि हमारी आस्था है, लेकिन आस्था के साथ साथ हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना महामारी को भी देखना है। कोरोना महामारी में सतर्कता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। इस सतर्कता और सावधानी इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। सार्वजनिक स्थानों पर जाते हुए हम मास्क जरूर धारण करें। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा सदियों से चली आ रही है, उसका थोड़ी देर पहले यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी निर्वहन किया है और नेपाल से जो खिचड़ी आई थी पहले उसको चढ़ाया, फिर स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहीं पे उन्होंने खिचड़ी चढ़ाया। किस तरीके से देखेंगे कि आम लोगों के लिए यानी आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ को खोल दिया गया है। लोग इस आस्था के पर्व खिचड़ी मकर संक्रांति के अवसर पर दूर दराज से यहाँ तक कि बिहार से और कई प्रदेशों से लोग यहाँ पे आते हैं और देखिए बाबा गोरखनाथ को किस तरीके से लोग यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाते चले आ रहे हैं। आपको बता दें कि यह पर्व गोरखनाथ मंदिर में पूरी तरीके से सदियों से चली आ रही है। लोग यहाँ पे परंपरागत तरीके से यहाँ पे लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से लोग आए हैं और कितनी आस्था है। कहाँ से आप आए हैं? जिला बलरामपुर बलरामपुर से आए हैं। तो कब से यहाँ पे आके खड़े हैं? होकर 1 बजे रात से है यहाँ। अच्छा, तो कितना जो है इस पर्व में उल्लास है, कितना हर्षोल्लास है और क्या लेके आए हैं यहाँ चढ़ाने के लिए? खिचड़ी लेके आए हैं सर, हर्षोल्लास रात अभी तो आए हैं। तो कितने 1 बजे रात से आप यहीं पे खड़े हैं? कैसा महसूस हो रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले चढ़ाया है, तो किस तरीके से आपने देखा कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे 1 बजे रात से यानी कि रात से ही लोग यहाँ पे आए हुए हैं और परंपरागत तरीके से जो खिचड़ी का पर्व है, यहाँ खिचड़ी चढ़ाने की जो आस्था है उसको लोग पूरा करते चले आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कहाँ से लोग आए हैं। कहाँ से आप आए हैं? सब्जी मंडी के पास। कब से यहाँ पे आए हैं? कितनी देर से हैं? आधा घंटा हुआ। तो यहाँ पे कब कितने साल से चली आ रही हैं? क्या लेके आए हैं, क्या चढ़ाना है आपको? यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से कहाँ से आए हैं आप? गोरखनाथ सब्जी मंडी से। कब से यहाँ पे आ रहे हैं? बहुत पुराने से आ रहे हैं, मतलब लोग का जन्म हुआ तब से आ रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से लोग यहाँ पे आस्था के पर्व को लगातार यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाते चले आ रहे हैं और बाबा गोरखनाथ की जो ये सदियों से परंपरा है उसका निर्वहन करते चले आ रहे हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची आज जारी हो सकती है। बीजेपी नेताओं ने सूची को अंतिम रूप दे दिया है। योगी अभी एमएलसी हैं और उनको अयोध्या से लड़ाकर पार्टी जहां उनकी कट्टर हिंदूवादी छवि का लाभ लेना चाहती है, वहीं राम मंदिर मुद्दे को भी 2024 तक लगातार चर्चा में रखना चाहती है। दरअसल 2024 तक भव्य मंदिर निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से लड़ाकर पूर्वांचल में लाभ लेने का योजना
बीजेपी बना रही है। तो पिछला विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष काल में ही लड़ा था और इसमें पार्टी को पिछड़ों को बम्पर वोट भी मिला था। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अनूप कुमार सिंह, अब आज बीजेपी की पहली सूची जारी हो सकती है, प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। हालांकि मंथन जो दिल्ली में मंथन चला है, 172 के नामों का फाइनल हो चुका था, इस तरीके की बात भी केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। आज सूची जारी हो सकती है, कितने बजे तक जारी हो सकती है, क्या कुछ जानकारी आ रही है अनूप जी? देखिए अभिषेक, दिल्ली में करीब 3 दिन का मंथन चला था सूची को लेकर के, क्योंकि पहला जो फेज है वो पश्चिम में चुनाव होना है। तो ऐसे में बीजेपी ने 3 दिन तक मंथन किया, उसमें तमाम बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली वहां पर शामिल हुए थे। तो पूरी गहनता से मंथन किया गया है, हर सीट का अलग अलग मंथन किया गया है और हर तरीके से, चाहे क्षेत्रीय लोकप्रियता के हिसाब से हो या फिर जातिगत आंकड़ों के हिसाब से हो, तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है और जिताऊ प्रत्याशी का नाम सबसे आगे रखा गया है। ऐसे में पश्चिम क्षेत्र में जो कैराना, मुजफ्फरनगर, ये तमाम जो जिले हैं उनके प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। केशव मौर्य का एक बयान भी आया था, 172 लोगों के नाम सूची जो नामों पर सहमति बन चुकी है, यानी कहीं न कहीं वो नाम को फाइनल हो चुके हैं। कल लखनऊ में बैठक हुई थी, बैठक के बाद फिर जिस तरीके से कल तक चूंकि खरमास चल रहा था, ऐसे में बीजेपी कोई भी काम सूझबूझ कर करती है। आज मकर संक्रांति का महापर्व है, तो ऐसे में उम्मीद है कि जो पहले फेज की जो सूची है वो आ जा सकती है। साथ ही साथ जो बड़े नाम, जिस तरीके से केशव मौर्य को सिराथू से, कौशाम्बी के सिराथू सीट से लड़ाने की बात आ रही है, मुख्यमंत्री खुद अयोध्या से लड़ाने की जो बात सामने आ रही है, ऐसे कुछ नाम भी सामने आ सकते हैं सूची में, क्योंकि लगातार भाजपा मंथन कर रही है कि उसको जिताऊ प्रत्याशी चाहिए और जो लोकप्रियता भी हिसाब से, और प्लस जो सीटों को लेकर जिस तरीके से जातिगत समीकरण सब भी चर्चाने के बाद ये नाम फाइनल हुए हैं। अब आज शाम तक ये करीब अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जारी हो सकती है। अब उन नामों को लेकर किस तरीके से सहमत बनी है ये फिलहाल लिस्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन ये जानकारी जिस तरीके से मिल रही है कि बिल्कुल अनूप जी, तो आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे जब ये सीटों का ऐलान होगा, प्रत्याशियों का ऐलान होगा। अनूप कुमार जी हमारे साथ आप जुड़े रहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित कार्यालय में शुक्रवार को सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम और वर्चुअल रैली के दौरान भीड़ जुटने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अख्तियार किया है। डीएम को निर्देश देकर गौतम पल्ली थाने में सपा नेताओं और करीब 2500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। रात में डीएम की रिपोर्ट पर भीड़ जुटने के लिए लापरवाह मानते हुए इंस्पेक्टर गौतम पल्ली दिनेश सिंह विश्व को निलंबित करने का आदेश दिया गया। एसीपी हजरतगंज अखिलेश सिंह और एसीएम प्रथम गोविंद मौर्य को 15 जनवरी यानी कि आज सुबह 11 बजे तक स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। साथ ही एसीपी और एसीएम पद पर नई तैनाती के लिए 3 नामों का पैनल भी चुनाव आयोग ने देर रात मांग लिया है। किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का आज जन्म दिवस है। बसपा उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। मायावती अपने जन्मदिन पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर वो मेरे संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा के 70वें भाग और उसके अंग्रेजी संस्करण का विमोचन भी करेंगे। ऐसी संभावना है कि इस अवसर पर वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर सकती हैं। बसपा इस बार बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल सोमवार को मायावती के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें से तय हुआ था कि मायावती के जन्मदिन पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। इससे पहले रविवार को उन्होंने 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक भी ली थी। माना यह भी जा रहा कि बसपा इस बार युवाओं पर दांव लगाएगी, जिसके साथ ही जातीय समीकरण साधने और मुसलमान अति पिछड़ों और ब्राह्मणों को प्राथमिकता भी पार्टी देगी। अनूप कुमार सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी देंगे। अनूप कुमार सिंह, आज मायावती का जन्मदिन है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि आज बसपा की पहली सूची जारी हो सकती है। अनूप जी, देखिए अभिषेक, कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से मायावती का जन्मदिन भी है और एक मायावती करीब 17 साल से लगातार हर वर्ष
अपने जन्मदिन पर एक सफरनामा की एक पुस्तक का विमोचन करती हैं, जिसमें बीएसपी और उनके खुद का जीवन का जो सफरनामा होता है वो पूरा हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण में जो पुस्तक लिखी जाती है उसका विमोचन करती हैं। दूसरी तरफ आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से मायावती सक्रिय हैं, चाहे ब्राह्मणों की जो संगठन को लेकर के या ब्राह्मणों को जिस तरीके से लगातार सतीश चंद्र मिश्रा खुद अगुवाई करते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया है, लगातार जो जनसभाएं हैं उनको संबोधित किया है, तो ये कहा जा सकता है कि जो पहली लिस्ट आज मायावती जारी कर सकती है, क्योंकि लगातार ब्राह्मणों और युवाओं पर फोकस इस बार रहा है और मायावती ने निश्चित किया था कि खुद पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, खुद अकेले दम पर चुनाव 2022 का लड़ेगी। तो आज मायावती का जन्मदिन है, साथ ही साथ कयास लगाए जा रहे हैं कि पहली जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है। आज मायावती अपने जो उनके चाहने वाले हैं या उनके साथ लोग हैं उनके लिए संदेश भी देंगी कि उनका जन्मदिन कल्याणकारी रूप में मनाया जाए, और साथ ही साथ जिस तरीके से गरीब तबके या फिर तमाम जो लोग हैं दलित वंचित उनको लोग करके संदेश जारी करेंगी। तो अभी थोड़ी 11 बजे आसपास मायावती इसी हाल में आएंगी। मेरे ठीक पीछे बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, वहां पर मायावती बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को दलित समाज के लिए संबोधित करेंगी। बिल्कुल अनूप जी, तो आप कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं, दर्शकों तक तस्वीर दिखाएंगे और कार्यक्रम क्या कुछ चलेगा, पहली सूची जब जारी होगी तो सबसे पहले जनता टीवी इस खबर को दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं परंपरागत तरीके से मकर संक्रांति मनाने वाले लोगों ने भले ही शुक्रवार को संगम में डुबकी लगाने के बाद दान पर पर्व की शुरुआत की हो, लेकिन आज संक्रांति और प्रदोष का संयोग है। ऐसे में आज मेला क्षेत्र में शुक्रवार की तुलना में अधिक भीड़ भी देखी गई। पौष पूर्णिमा का स्नान 17 जनवरी को होगा। आपको यह भी बता दें कि यही वो दिन है जब कल्पवास की शुरुआत होती है। सामान्य तौर पर डंडी सन्यासी, खाक चौक के संत और मिथिला के लोग संक्रांति से संक्रांति तक कल्पवास करते हैं, जबकि बड़ा वर्ग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक कल्पवास करते हैं। पूर्णिमा में ठीक पहले आगमन का शुभ दिन देखा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा से पहले प्रदोष हर साल पड़ता है। इसीलिए सर्वाधिक कल्पवासी इसी दिन मेले में प्रवेश करते हैं। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 16,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। शुक्रवार को 14,675 केस सामने आए थे। ऐसे में मरीजों की संख्या में बीते 24 घंटे में 13.4% की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा 2,209 मरीज जो हैं वो राजधानी लखनऊ से मिले हैं। गाजियाबाद में 1,887, गौतम बुद्ध नगर में 1,817 मरीज मिले हैं। मेरठ की बात की जाए तो मेरठ में भी 1000 से आंकड़ा पार रहा। आगरा में 781 और बनारस में 666 666 लगा हुआ है। तो मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं अब सक्रिय केस बढ़कर 84,440 पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटे में 2,54,000 लोगों की कोरोना की जांच की गई। अब तक कुल 9,58,00,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। वहीं मरीजों की संख्या की बात की जाए तो संक्रमण दर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 16,000 से पार मामले मिले हैं। अब देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले बताएंगे, बड़ी खबर बताएंगे कि उत्तराखंड बीजेपी में टिकटों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। तो बीजेपी मुख्यालय पर कोर ग्रुप की बैठक होगी। दोपहर 1 बजे से चुनाव समिति की भी बैठक होगी। 70 विधानसभा के लिए 3-3 नामों का पैनल तैयार किया करेगी बीजेपी और टिकट के लिए 800 कार्यकर्ताओं ने जताई है दावेदारी। तो 70 सीटें हैं, 70 सीटों में 70 प्रत्याशियों को चुनना है। 800 कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई है, दावेदारी पेश की है। पार्लियामेंट्री बोर्ड को नामों का पैनल भेजा जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। तो आज ये कार्यक्रम 11 बजे से यानी कुछ ही समय बाद चालू हो जाएगा। दोपहर 1 बजे बोर्ड की बैठक होगी और इसके बाद नामों पर जो है मंथन किया जाएगा, पैनल के लिए लिस्ट भेजी जाएगी। अजीत कांबोज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजीत, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है कि आज बैठक होनी है, बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक कह सकते हैं, प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि 70 सीटें हैं, 70 प्रत्याशियों को चुनना है, दावेदारी 800 है। कैसे संभाल पाएगी बीजेपी? बैठक शुरू होती है, पहले बैठक जो होगी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की होगी
और उसके बाद सीधे तौर पर 1 बजे का समय रखा गया है चुनाव समिति की बैठक का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 800 लोगों ने दावेदारी जताई है 70 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों के तौर पर। तब कैसे मंथन होगा, इसको लेकर यहाँ पर तमाम तरह की जो चिंता है वो भी भाजपा नेताओं के माथे पर साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। और साथ है कि देर रात एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक यहाँ पर चली है, उसमें तमाम तरह के जो राय शुमारी के बॉक्सेस थे उनको खोला गया है और अब उनमें से 3 नामों का पैनल यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिसमें लगभग 210 नाम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज जाएंगे, जिसमें से 70 प्रत्याशियों का चुनाव होगा। तो साथ है कि अभी जब 11 बजे से बैठक शुरू होगी तो उसमें तमाम लोगों का यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी कि सबसे ऊपर कौन है, कौन वो 3 दावेदार हैं जो प्रत्येक विधानसभा सीट पर मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभर रहे हैं, और इन 3 नामों का पैनल बनाकर सेंटर को भेजा जाएगा, जिसमें से जो भाजपा आलाकमान है वो तय करेगा कि किसको प्रत्याशी के तौर पर पेश करना है। जी अजित, अगर बात की जाए उत्तराखंड बीजेपी की, हालांकि उत्तर प्रदेश में तो गहमा गहमी का माहौल चल रहा है और कनेक्शन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक ही है। अगर रोमिंग की बात करें, कनेक्शन की बात करें, नेटवर्क की बात करें तो एक होता है, तो स्वाभाविक सी बात है चुनाव का भी एक होता है। इसका जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसका कहीं ना कहीं माहौल उत्तराखंड में भी असर दिखाएगा क्या? क्योंकि बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो हरक सिंह रावत की बात करें या दूसरे नेताओं की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं अपने बीच में ही वो घमासान मचाते हुए दिखाई दे रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं, बाहरी बनाम शहरी, अंदर और बाहर की लड़ाई चल रही है, मंथन चल रहा है, लेकिन क्या कुछ निकलने वाला है मंथन में? काफी कुछ उत्तराखंड में भी असर पड़ता है और सीधे तौर पर जिस तरह की गहमा गहमी उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आ रही है, उसके बाद अब उत्तराखंड में भी जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। उत्तराखंड में भी जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ने लगी हैं। हालांकि यहाँ पर जो दावेदार हैं भाजपा के वो लगभग तय है, सिटिंग विधायक हैं, उनमें से महज 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके टिकट कटने की बात सामने आ रही है। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर जो स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय जो पूर्व विधायक रहे हैं वो मजबूत तरीके से दावेदारी कर रहे हैं और उनकी चिंता इस बात से बढ़ने लगी है कि अगर कोई विधायक, कोई मंत्री अपनी सीट चेंज करता है और उनकी सीट पर दखल देता है तो उनकी पिछले 5 साल की तैयारी धरी की धरी रह जाती है। ऐसे में साफ तौर पर वो भाजपा प्रदेश कार्यालय में आकर अपना विरोध भी जता रहे हैं और भाजपा आलाकमान से मांग भी कर रहे हैं कि स्थानीय व्यक्ति को यहां पर टिकट दिया जाए और जो पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी को ना नजरअंदाज किया जाए, उसका भी यहां पर साफ तौर पर निरीक्षण किया जाए, स्क्रीनिंग की जाए। तो तमाम तरह की बातें यहां पर उठ रही हैं और उत्तर प्रदेश के जो हालात बना है उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड भाजपा भी चिंता में है। साफ तौर पर उनकी भी कोशिश है कि बिल्कुल अजीत, तो कह सकते हैं चिंता में है और चिंता में होना लाजमी भी है। हम बहुत बहुत शुक्रिया अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी आपने साझा की। अब सीधे ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश में, जहां चंद्रशेखर आजाद राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कई घंटों तक बातचीत की है। बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भाजपा को रोकने का प्रयास कर रहे थे। मैं समझता कि यहाँ पीठ के दर्द के बाद भी 2 दिन से हूं कि किसी तरह से बात सकारात्मक हो जाए, लेकिन कल आने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं शाम तक बताता हूं, उनका जवाब अभी तक नहीं है। तो मैं समझता हूं कि वो इस गठबंधन में दलित समाज के लोगों को नहीं चाहते, जबकि बड़े पैमाने पे हमारे साथी जो हैं, जो कार्यकर्ता, जिनकी वजह से आज चंद्रशेखर यहाँ बैठे हैं, बीमार में आजाद समाज पार्टी के, उनकी ये मन था कि वो बीजेपी को रोकने के लिए इस गठबंधन का हिस्सा बने। मैंने कल ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से चलाया, तो मैंने कहा था कि आप अगवा हैं, आपकी जिम्मेदारी है। दलित समाज, पसमानदा समाज, हाथ का दस्तकार समाज, पीड़ित समाज, वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग के सारे नेता आपके साथ इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अखिलेश जी सामाजिक न्याय का मतलब नहीं समझ पाए। सामाजिक न्याय कहने से नहीं होता है। हम काशीराम साहब को मानने वाले लोग, जिसकी इतनी संख्या बारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो 25-25% दलितों की हिस्सेदारी ये है कि वो उनको गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। मीडिया के लोगों से मुझे शिकायत है कि बिना मेरे किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के, ना उनके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट के, आप लोगों ने भी किससे कहीं से खबरें चला दी कि ये सीट मिल रही है, वो सीट मिल रही है। नहीं, चंद्रशेखर की TV9 ने चलाया, गठबंधन नहीं हो नहीं सकता है। चलाया। और मैं उन साथियों से भी कह रहा हूँ कि कम से कम पत्रकारिता गरिमा तो बना के रखिए। TV9 ने चलाया है कि आपका गठबंधन नहीं हो सकता है। 9 बजे काफी सारी बातें नाम लेके एक बार फिर से बताइए, स्टेटमेंट क्लियर दीजिए। आगे की रणनीति आपकी क्या है? देखिए, मैं फिर मैं यही कह रहा हूं ना कि 1 महीना 10 दिन से उन्होंने हमसे बात की, तय करके रखा और हमसे कहा कि आप परेशान मत हो। मैंने उनसे कहा कि आप बड़े भाई हैं, क्योंकि उनको चिंता हो या ना हो, वंचित वर्ग के लोगों की हमें चिंता है।
तो भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण की बात हम आपको सुना रहे थे। उनका कहना है कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन गठबंधन पर भी सहमति नहीं बनी है। अखिलेश यादव की तरफ से कुछ भी सामने बात नहीं आई है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज चल रही है। उत्तराखंड चुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा, प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में मुहर लगेगी। तो आज शाम सीईसी की बैठक होगी। बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं। उत्तराखंड चुनाव को लेकर यह बैठक दिल्ली में होगी। प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगेगी। बैठक दिल्ली में आज चलेगी। आज शाम सीईसी की यह बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है। उत्तराखंड चुनाव और प्रत्याशियों को लेकर यह बैठक होगी और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर भी लगेगी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की अहम बैठक होनी है दिल्ली में। उत्तराखंड चुनाव को लेकर, उत्तराखंड में प्रत्याशियों को लेकर यह बैठक होगी और प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। स्ट्रेटेजी बनाएगी कि किस तरीके के प्रत्याशियों को मैदान पर उतारना है, क्या कुछ रहेगा इस बैठक में। यह बेहद ही खास होगा क्योंकि दिल्ली में यह बैठक होनी है। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जानकारी देंगे। स्पर्श, आज बेहद ही अहम बैठक कह सकते हैं उत्तराखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में होनी है कांग्रेस की। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये बैठक होने वाली है। 2 दिन कांग्रेस ने जो है उत्तराखंड को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की थी और ज्यादातर नाम जो है उत्तराखंड के लिए फाइनलाइज जो है कर लिए गए हैं। ऐसे में आज केंद्रीय आलाकमान की जो अंतिम मोहर है वो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव में जो उम्मीदवार उतरने वाले हैं उनको लेकर लगती हुई नजर आएगी। हालांकि ये बैठक जो है वो वर्चुअली तौर पर होती हुई नजर आएगी और शाम अगर बात करें तो 4-5 बजे के आसपास ये बैठक जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। इसमें तमाम जो सीईसी के सदस्य हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस जो है लगातार उत्तराखंड के संदर्भ में कई जो रणनीति है वो अपनी तरफ से बना रही है। और आज उम्मीदवारों की बात करें तो आज जो है पूरी तरीके से माना जा रहा है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो फाइनलाइज कर ली जाएगी सीईसी द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श। हम जानकारी साझा करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि आज इस बैठक में क्या कुछ निकलने वाला है। लेकिन उत्तराखंड चुनाव के लिए बैठक बेहद ही अहम कह सकते हैं। प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। आज शाम तक हो सकता है प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाए या तो फिर फाइनल तो जरूर हो जाएंगे। चलिए, इस बड़ी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों और अपडेट के लिए आप देखते रहें जनता टीवी। नमस्कार।